कोर्ट हम कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट बना कब था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली पहले क्या था, नीचे ही लिख दो, ऊपर हाथ नहीं जा रहा। ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए थे 1935 में। 1935 में उन्होंने कहा कि एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए। फेडरल मतलब जो पूरी कंट्री का देखे न्याय वगैरह, वो एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, ये इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात की कि एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए। फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट, ठीक है, एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए। तब इन्होंने स्टैब्लिशमेंट की बात की थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो ज्यादा अप्लाई नहीं हो पाया था। हालांकि फेडरल कोर्ट जो है ये इन्होंने स्थापित कर दिया था, फेडरल कोर्ट। ठीक है, अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो क्योंकि हम सारी चीजें चेंज कर रहे थे, जो भी ब्रिटिशर्स का था हम वो भी चेंज कर रहे थे, तो इसलिए हमें कोर्ट भी चेंज करना था। तो पहले जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है बेटा, हाईएस्ट मतलब जो सबसे टॉप पर है, फाइनली जिसके पास आप अपनी अपील के लिए जाते हैं, तो वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो था ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो जो था, उसका नाम था ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। कहते हैं ना कि आ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, वो डायलॉग है ना मूवी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो बोलते हैं कि कहीं न्याय नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल क्या थी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, और ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को रिप्लेस करके हमारे जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंस के बाद, ये डेट लिख लेना तुम लोग, 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को हमने सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया। ठीक है, हमने नाम बदल दिया, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नाम रख रखा है सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है ये इनोग्रेट हो गया था 1950 में। ठीक है, बिल्डिंग वही थी जो ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी, लेकिन उसमें बाकी हमने बहुत सारी चीजें ऐड करवाई हैं। ठीक है, तो 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हो गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने किसको सक्सीड किया था, फेडरल कोर्ट को। फेडरल कोर्ट के बाद ये बना, और ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके जगह पर हमारा सुप्रीम कोर्ट आ गया। ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट बन गया, तो वही है कि विवाद तो होने हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ा विवाद जो था सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को लेकर था, कि इनके जजेस कौन नियुक्त करेगा। तो देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट में अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बट उसमें एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं दे रखा था कि किस बेसिस पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब उसमें सबसे बड़ा विवाद जो था ये उत्पन्न हुआ कि अभी ये तो 2015 का ही है, उससे पहले बहुत सारे केसेस आए हैं कि कौन अपॉइंट किया जाएगा, किसको अपॉइंट करेंगे। तो उसमें ना 3 केसेस हुए हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। अब उसमें एक बात लिखी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्ट एंड कॉन्फ्रेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह और सहमति के बाद क्या करेगा, नियुक्ति करेगा जजेस की। अब वो सलाह और सहमति पर ही जो है विवाद शुरू हो गया कि ये जो सलाह है, क्या ये प्रेसिडेंट पे बाध्य है। मतलब आप चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस, आप प्रेसिडेंट को कोई सलाह दे रहे हो, आप कह रहे हो कि उस पर्सन को, एक्स वाई जेड पर्सन को जज बनाना, तो क्या प्रेसिडेंट आपकी बात मानने के लिए बाध्य है, मतलब उन्हें माननी ही माननी है आपकी बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि माननी है या नहीं माननी है। तो 3 केसेस आए थे, अब मैं ऐसे लिखवा रही हूँ, तुम्हें बस ईयर लिख लेना ईयर के हिसाब से। ठीक है, कि कौन कौन से केस आए और कौन कौन से ईयर। ठीक है, इन इन केसेस का नाम है फर्स्ट जज केस, थर्ड जज केस और सेकंड जज केस और थर्ड जज केस, 1981, 93 और 98। ठीक है, ऐसे लिखना, 1981, 1993 और 1998। तो पहला जज केस आया था इसमें, सेकंड जज केस आया था इसमें, थर्ड जज केस आया था इसमें। अब
1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंकरेंस का मतलब कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि चीफ जस्टिस की जो सलाह है, जो उसका परामर्श है, वो प्रेसिडेंट पे बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की बात मानेंगे और उसी के अनुसार जजेस को अपॉइंट करेंगे। पहले जज केस में तो इन्होंने कहा कि बाध्य नहीं है। ठीक है। अब 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट पलट दिया और कहा कि जो सलाह चीफ जस्टिस देंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पे बाध्य होगी। और 1998 में जो है कोलेजियम सिस्टम बन गया। कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम याद रखना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, लेकिन कोलेजियम सिस्टम जो है ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व हुआ है। अब इवॉल्व कैसे मानेंगे, कैसे इवॉल्व हुआ है? तो कोलेजियम सिस्टम जो है बेसिकली ऐसा है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, 1 चीफ जस्टिस, एक तो सीजेआई हो गया, और प्लस 4 अदर जज। तो ये 4 अदर जज जो है इनका एक पैनल बन जाता है जिसे हम कहते हैं कोलेजियम। ये कोलेजियम ये डिसाइड करता है कि भाई हाई कोर्ट में वहां पे वैकेंट पड़ी है सीट, उस वाले जज को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दो, उस वाले जज को हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दो। पांचों बंदे आपस में सलाह करके ठीक है कर देते हैं कि इसे नियुक्त करना है। तो इसे हम कहते हैं कोलेजियम। कोलेजियम कुछ नहीं है, वर्ड सुनने में ऐसा लगता है कि क्या ही बहुत बड़ा वर्ड है। वर्ड ऐसा है कि इसे कोलेजियम कहते हैं, यानी कि 1 और 4 यानी कि 5 जो जजेस हैं ये मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य जजेस हैं उनकी नियुक्ति कौन, मतलब वो कौन होंगे। अब प्रेजेंट में कितनी स्ट्रेंथ है, जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्वेश्चन आता है ये। तो प्रेजेंट में याद रखना बेटा, सीजेआई और प्लस 33 अन्य जजेस हैं। कितने होंगे? 34। ठीक है, 34 जजेस है अभी करंट में सुप्रीम कोर्ट में। और अब ये बढ़ाने की बात हो रही है कि और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, फाइल अप, यानी कि बहुत ज्यादा फाइलें बढ़ गई है। एक ही जज पे कई लाख केसेस है, और वो एक जज उन कई लाख केसेस को अपने जीवन काल में नहीं कर सकता। क्यों? वो फिर वो चले जाएंगे रिटायर होके, दूसरा कोई आएगा, फिर तीसरा कोई आएगा, फिर तारीख पे तारीख, वो डायलॉग जो है उसका सनी देओल का जो भी है। ठीक है, तो वो तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो बेसिकली क्या है, अभी 34 जज है, लेकिन अभी जस्टिस जो है प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में जस्टिस कौन है हमारे, सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डीवाई, नाम नहीं याद तुम लोगों को, मैंने कितनी बार बताया होगा शायद, चंद्रचूड़। ठीक है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। और जो चंद्रचूड़ है इनका पूरा नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, इनके पिता भी जस्टिस रह चुके हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़ इस समय जो है हमारे सीजेआई है प्रेजेंट में। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि हाँ वर्तमान समय में हमारे सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। 33 और 34 प्रेजेंट में जजेस है। ठीक है, अब नियुक्ति कौन करता है, देखो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन किससे सलाह करके करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और प्रेसिडेंट बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सलाह करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा कौन, तो बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम पढ़ेंगे भी, फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट मतलब जिसकी एज सबसे ज्यादा हो रही होगी, जो रिटायरमेंट के सबसे करीब होगा, वो बनेगा क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा एज होगी। सीनियोरिटी चलती है ना, ऐसे ही किसी को नहीं बना सकते, सीनियोरिटी चलती है। तो अब हम देखते हैं, ये 3 जजेस केस हो गया, फाइनली कोलेजियम सिस्टम बन गया। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 124 में, क्योंकि मैंने 125 से लिखवाया ना तुमको, तो 124 में बेटा यही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट होगा हमारा, सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसके जो जजेस होंगे वो प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे सीजेआई से कंसल्ट करने के बाद। अब आर्टिकल 124 को लेकर 124 के बाद 2014 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। ठीक है, अब इस डिसीजन में क्या था, आर्टिकल 124 ए जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया ये आया 99वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, 2014 का 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये 2014
2014 में आया। अब इसका क्या प्रॉब्लम आई या ये अभी भी क्या वर्क कर रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई जाएगी, यानी कि शॉर्ट में इसे हम कहते थे क्योंकि अब ये नहीं है, एनजीएसी। तो एनजीएसी जो है ये बनाया गया। अब क्यों बनाया गया था? कोलेजियम सिस्टम मैंने बताया कि सिर्फ एक चीफ जस्टिस और 4 अदर जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। ठीक है। तो 2014 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम एनजेएसी बनाते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये क्या करेगा, ये करेगा जजेस की नियुक्ति, कॉलेजियम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अब चीफ जस्टिस और अन्य जो 4 जज हैं वो जजेस की नियुक्ति नहीं करेंगे। कौन करेगा? ये कमीशन करेगा, ये आयोग करेगा। अब इस आयोग में कौन कौन था? चीफ जस्टिस इसके एक्स चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे यानी अध्यक्ष रहेंगे, ऑपोजिशन के मेंबर रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट के मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, तो इसे अभी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ये रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बनाया कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, कॉलेजियम सिस्टम ये नहीं करेगा अब। ठीक है, ये अपॉइंट नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 99वां संशोधन यानी कि एनजेएसी की स्थापना और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोनों असंवैधानिक है और उनको निरस्त घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये एक्ट बनाया पार्लियामेंट में। ठीक है, कि अब जजेस की नियुक्ति सीजेआई और कॉलेजियम नहीं करेगा, हम करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्या कहा कि ये जो एक्ट है ये असंवैधानिक है यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है और इसे निरस्त कर दिया जाए कि अब ये नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया। दूसरा, फिर ये 4 जजेस केस, हाँ इसके बाद ये बदल दिया। उसके बाद कौन रिवाइव हो गया, फिर से कॉलेजियम सिस्टम रिवाइव हो गया और अब तक भी बेटा कॉलेजियम सिस्टम ही चलता आ रहा है। लेकिन अभी भी कोई भी पैनल आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट फिर से कह रही है कि कोई ऐसी हम पैनल ऐसा लेके आएंगे जो कि उनकी नियुक्ति करे। ठीक है, कॉलेजियम के हाथ में नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते? कॉलेजियम में एक प्रॉब्लम है जो हमें लगती है कि वहाँ पे फेवरेटिज्म है, कि जिनको वो चाहते हैं उनको बना देते हैं। जैसे 4 जज है, 5 जज, तो अपने रिश्तेदारों को भी ले लेंगे। ठीक है, कहीं कोई मद्रास हाई कोर्ट में किसी रिश्तेदार को बिठा दिया, तो ऐसे होता है हर जगह होता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। और क्या, क्यों नहीं होता, पता ही तो नहीं चलता। जो अभी जो सीजेआई है, इवन अभी जो सीजेआई है उनके पिता सीजेआई रह चुके हैं, लगा लो तुम अंदाजा। नहीं, काबिलियत है लेकिन सुनो, मान लो तुम्हारी एज हो रही है, तुम एलिजिबल हो कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हो, लेकिन गर्व सीजेआई का बेटा है तो तुझे थोड़ी लेंगे, वो तो सीजेआई के बेटे को लेंगे। हाँ, वो ये वो जो बात कह रहा अप्रोच वाली बात है। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म होना चाहिए, नहीं दोनों पढ़े हुए, दोनों क्वालिफाइड, दोनों क्वालिफाइड हो, लेकिन लेंगे किसे? उसे लेंगे जो सीजेआई का बेटा है, वो फेवरेटिज्म होता है। नहीं, ये रियलिटी है। तुम यहाँ यही नहीं, ये बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, सब जगह है फेवरेटिज्म है। ठीक है, फेवरेटिज्म, तो फेवरेटिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर ज्यादा होगा तो फिर बेटा वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ही फैसले हक में चले जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है उनके हक में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। 4 जज केस आया 2015 में, और जो एनजेएसी है इसे इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट करेगा, यानी कि ये हमारी जो न्यायपालिका है इसकी स्वतंत्रता पर खतरा है और इसलिए ये नहीं काम करने वाला। तो एनजेएसी जो है अब वही डिक्लेयर है, इसका मतलब ये अफेक्ट में नहीं है, 124 ए खत्म है। ठीक है, तो अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कौन करेगा। चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है बेटा प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन 1993 में सेकंड जज केस में ये आया था, जो फैसला आया था वो ये आया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही बनेगा। वो मैंने बता दिया कि इनकी वो रहती है कि एज के हिसाब से जब तक वो 65 ईयर्स
65 ईयर्स से पहले पहले जो हाईएस्ट जिसकी एज हो रखी होगी, रिटायरमेंट के जो सबसे ज्यादा करीब होगा वो। कुछ तो ऐसे भी बने हैं, उम्र होने लगती है, मतलब उम्र नहीं, लिमिट दे रखी है 65 ईयर्स, 65 साल। हाँ तो पढ़ने में ही टाइम लग जाता, तुम लगा लो 12 साल, 12वीं तक तो 18 19 सबकी हो जाती है, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद फिर तुम लॉ कर दो, ठीक है, मतलब 6 साल वहां हो गई। अब लगा लो 18 और 6, ठीक है, मतलब मान लो हम 12वीं तक मान रहे हैं, 12वीं तक मान रहे हैं कि उसके 18 साल हो गए, फिर 6 उसमें और इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो वहां तक कितनी एज हो गई। फिर उसके बाद वो पहले हाई कोर्ट में रहेगा, हाई कोर्ट में 7 साल 8 साल प्रैक्टिस करेगा, 10 साल, हाँ 10 साल, 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उसका लक है कि वो चीज वहां पे बनेगा जज सुप्रीम कोर्ट में या नहीं। हाँ हाँ, तो मतलब मान लो तुम्हारे लिंक है बहुत अच्छी जगह पर, तो तुम पहले पहुंच जाओगे। मिनिमम एज कुछ नहीं है, अच्छा मिनिमम एज कोई नहीं है, मिनिमम चाहे कितनी भी हो, जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस अभी सीजेआई जो है ये अगले साल रिटायर होंगे, कुछ सीजेआई की एज ऐसे भी थी कि 2 महीने बाद ही वो रिटायर हो गए, मतलब बने, अभी यूयू ललित थे, जस्टिस यूयू ललित, वो 2 महीने में रिटायर हो गए। हाँ एज की वजह से कि वो 65 साल के होने वाले थे, ऐसे होता था। तो एज एज हो जाती है, मतलब हमें लगता नहीं है, लेकिन जब स्ट्रगल करते हैं ना नीचे से कि एडवोकेट बने फिर जज, है ना, तो वो टाइम लगता है और लग ही जाता है सभी को। और कोई कोई फिर ऐसे करता है कि उनका ये होता है कि एलएलएम रिक्वायरमेंट होती है, तो एलएलबी के बाद एलएलएम भी करते हैं, एलएलएम करने के बाद डायरेक्ट आपको जज का एग्जाम होता है जुडिशरी का, जो हमारे सिविल जज वगैरह के होते हैं, यूपी में भी होता है, यहाँ भी होता है, राजस्थान वगैरह सब जगह, तो उसको वो एग्जाम दे दो, अगर आप वहाँ पे बन के सेशन जज, तो उसमें भी प्रमोशन होती है कि आपने यहाँ पे इतने साल काम कर लिया, फिर आपको ऊपर थोड़ा प्रमोशन दे दे, फिर ऊपर और हाई कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते आप बूढ़े हो ही जाओगे, ठीक है। ट्रेनिंग में नहीं मिलती, मतलब ट्रेनिंग पूरी करके, 6 7 साल ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग नहीं, जैसे कि तुमने सिविल जज का एग्जाम पास कर लिया, तो वो जो कुछ महीने की ट्रेनिंग होती है उसके बाद तो सैलरी आने लगती है, उसके बाद तो आने लगती है। मैं उसकी कह रही हूँ, जैसे कि तुम एडवोकेट हो, तुम अपना खोल लिया तुमने चैम्बर वगैरह, वहाँ पे जो 6 7 साल स्ट्रगल कर रहे हो उसको कह रही हूँ कि तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम सोच रहे हो कि मैं 10 साल बाद डायरेक्ट जज के पद पर जाऊं, तो ऐसे जाया जाता है, मतलब फिर 10 साल तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कम से कम ऐसा नहीं प्रैक्टिस के ऐसी कर रहे हो, केस जीतने भी चाहिए, हाँ ठीक है, केस जीतने भी चाहिए, तो योग्यता, योग्यता देख लो, एडवोकेट तो तुम ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब एलएलबी करने के बाद 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवा लो, बन गया। पेपर देना होता है, ऑल इंडिया बार देना होता है, मतलब जब तुम कंप्लीट कर लोगे तो ऑल इंडिया बार देना होगा, लेकिन उससे पहले तुम एनरोल कराओ, रजिस्टर कराओ किसी भी बार में, जैसे हमारा यहाँ स्टेट बार काउंसिल है, दिल्ली की बार काउंसिल है, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करा लो, और उसके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑल इंडिया बार का एग्जाम दे दो, तो जब ऑल इंडिया बार का एग्जाम दे दो तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोर्ट में आप प्रेजेंट हो सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ ऐसे कि मैं यूपी यूपी में रजिस्टर करा के छोड़ दिया, तो बस यूपी में ही केस लड़ पाओगे और कहीं नहीं लड़ पाओगे, तो ये है, ठीक है। तो योग्यता देख लेते हैं, एक तो हो गई सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी मस्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, और देखो इसमें क्वालिफिकेशन ठीक ठाक लिखी हुई है कि कम से कम वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर हाई कोर्ट का 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए, या फिर वो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, यानी कि बहुत ऊंची भी चीज है, जिसने जूरिस्ट प्रूडेंस और मतलब सारा लॉ वगैरह अच्छे से पढ़ रखा है और वो क्वालिफाइड है इस पोस्ट के लिए, तो वो भी बन सकता है। बाकी देखो ये ऊपर की दो जो क्वालिफिकेशन है, ये देखो कि 5 साल तक तो हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है अगर हो, या फिर अगर एडवोकेट हो तो 10 साल उसकी होनी चाहिए, 10 साल तक प्रैक्टिस होनी, मतलब 10 साल तक वो एडवोकेट रहा हो और उसमें फिर अपने फेवर में उसने केस भी जीते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केस ना जीता और वैसे ही उसे बना दिया। फिर फिर उसके बाद ओथ और अफर्मेशन की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में उसे शपथ दिलाई जाती है,
कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वो जब तक 65 साल का नहीं हो जाता तब तक अपने पद पे सुप्रीम कोर्ट का जज बना रह सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट की शायद 62 है, 60, हाँ 62 है। हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 है और सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स। ठीक है, तो 65 ईयर्स तक वो अपने पद पर रह सकता है। हाई कोर्ट की 62। पूछते हैं एज, एज पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है, क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इसलिए याद रखना 65 है, पूछ लेते हैं। ठीक है, मिनिमम कुछ नहीं है, मतलब कितने भी यंग आप बन सकते हो, वो मिनिमम कुछ नहीं है। 62, 65, अगर इंटीग्रेटेड कर लो बीए प्लस एलएलबी बीकॉम प्लस एलएलबी तो वो सही हो जाती है, फिर 3 साल की graduation। ठीक है, अब हटा कैसे सकते हैं, तो ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे हटा सकते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद, यानी कि पार्लियामेंट में वोटिंग होगी स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मैंने बताया था, ये जो भी मेंबर्स हैं प्रेजेंट और वोटिंग उनका 2/3 निकाल लेते हैं, 2/3 से वो करते हैं। ठीक है, इंटू करके गुणा करके और निकाल लेते हैं, डिवाइड करके कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब रिमूव कैसे किया जा सकता है, अगर उसने मिसबिहेवियर किया है या फिर उसकी इनकैपेसिटी है। मिसबिहेवियर कैसा, कि उसने अगर कुछ भी ऐसा बोला है जो कि जजेस को नहीं बोलना चाहिए। जजेस को मैं देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती जजेस की ज्यादातर, जजेस सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं लिख सकते, ना गवर्नमेंट का फेवर कर सकते हैं, ना फेवर में बोल सकते हैं। तो इसलिए मिसबिहेवियर ना हो, उन्होंने किसी तरह का मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी उनकी ना हो, अयोग्य ना हो, तो अगर हुए और पाए गए और उन्होंने वो बात छुपाई थी और वो पाए गए तो फिर वो हटा दिए जाते हैं। तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कि किसी जज को हटाया, लेकिन ये केस मैं बताना चाहूंगी तुम्हें। जस्टिस वी रामास्वामी जो थे 1991 से 1993 तक जज रहे, इन्हें हटाने की बात चल रही थी, पार्लियामेंट में वोटिंग भी हुई, लेकिन पार्लियामेंट में वोटिंग जो है उसमें से कांग्रेस ने वोट करने से मना कर दिया और ये बच गए, मतलब रिमूव नहीं हुए। हालांकि हटा दिए गए थे, लेकिन वैसे मतलब जो कहते हैं ना कि बेइज्जती हो गया था ना, वैसे नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर वोटिंग होती और वैसे इम्पीच किया जाता तो वो सबसे बड़ी मतलब वो बात होती है कि एक जज को हटाया गया इम्पीच करके है। हाँ, और क्या, सैलरी भी होती है, पेंशन भी होती है। हाँ, पेंशन मिलती है, और क्या, और क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं तो पेंशन तो मिलेगी, तो पेंशन मिलती है उनको। अब वो देख लेना। ठीक है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा हुआ है 1968 में कि कैसे हटाया जाएगा, लेकिन जस्टिस वी रामास्वामी को हटाया जा रहा था जब कांग्रेस ने वोट करने से मना कर दिया और इनका इम्पीचमेंट रह गया, मतलब महाअभियोग से नहीं हटाया, हालांकि पद से तो हटा दिया गया था लेकिन महाअभियोग इनका नहीं लगा, यानी कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, फिर इसमें कुछ आर्टिकल हैं जो कि छोटे छोटे हैं, जिनके बारे में बिल्कुल लेस बातें करनी है। 125 में सैलरीज वगैरह लिखी है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, और मैंने बताया था पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, और इनकी सैलरी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आती है। 126 जो है इसमें लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा। अब ये वही है जैसे हमने स्पीकर और चेयरमैन की बात की थी कि अगर उनका पद खाली हो जाता है तो उनकी जगह पर कौन आएगा। तो मान लो किसी भी वजह से चीफ जस्टिस का पद खाली हो गया और उनका जो है बेंच में मतलब वैकेंट होना सही नहीं है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट चीज केस भी आ सकता है, तो इसलिए कोई भी प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करेंगे वो बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे कोर्ट में ही कॉलेजियम में उनसे कंसल्ट करके किस चीफ जस्टिस की एज जो है चीफ जस्टिस के करीब है, मतलब सीनियर मोस्ट है, उसे बना दिया जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। और वो तभी तक बना दिया जाता है जब तक चीफ जस्टिस जो है न्यूली अपॉइंट होकर ना आ जाए। ठीक है, हाँ, वो तब तक ही बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें है 127, इसमें लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ एचओसी जजेस। तो क्या होता है कि किसी भी बेंच में कितने लोग होते हैं, या तो सात सात जज होते हैं, 5 जज की एक बेंच होती है, सुनिए तुमने, तीन तीन, हाँ 5 और 3, 7 जज की बनाने वाले हैं। अब चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बात कर रहे हैं कि 7 जज की एक बेंच बनाने वाले हैं, तो 3 या 5 जज की एक बेंच बनती है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी केस को सुनेंगे तो एक अकेले जज को
वो बड़ा जो मैटर होता है वो नहीं सुनने देते। जैसे कि सेम सेक्स मैरिज वाला केस था, वो 5 जज की बेंच में सुना, मतलब 5 जजेस थे। फिर उसमें जिनकी मेजोरिटी में वोट रहती है वो जजमेंट माना जाता है, जिनकी माइनर जजमेंट होता है वो नहीं माना जाता। ठीक है। हम्म, तो कुछ और व्यू पॉइंट है उनका, हाँ। ये 3 का अलग है, तो 3 वालों का माना जाएगा। सेम सेक्स मैरिज में जो 3 थे, 3 बेंच थी, इसमें एक फीमेल भी थी, तो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी, हम इसको मैरिज के लिए एनफोर्स करने का कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है। पार्लियामेंट ने ये कहा था। ठीक है, मतलब इन्होंने ये कहा था 3 जजेस ने। लेकिन जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक और जज थे, वो माइनर जजमेंट में थे, उन्होंने कहा था कि वैसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो उनकी नहीं मानी क्योंकि वो दो अकेले बढ़ गए ना, दो वोट तो 3 और 2 की हुई ना, तो 3 जीते, 2 की वोट नहीं मानी जाएगी फिर। हाँ, तो बेसिकली अगर, तो वही मैं बात कह रही हूँ, जैसे कि एडएचओसी में मान लो बेंच, पूरी बेंच चाहिए, अगर 5 की बेंच चाहिए, 3 की बेंच चाहिए, और ये फोरम पूरा नहीं हो रहा, जजेस कम पड़ रहे हैं। ठीक है, मान लो जज कम पड़ गए, जैसे अभी मैं कह रही हूँ स्ट्रेंथ पूरी 34 है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ 34 है, तो इसमें आप बेंच बनाओ, 3 3 की, 5 5 की बेंच बना रहे हो, और अलग अलग केस सुनना है। अब मान लो ये 33 में से कम रह गए, यानी कि बिल्कुल 15 रह गए या बिल्कुल 20 रह गए, तो फोरम कम हो गया और केस का भार ज्यादा है। तो अब हमें कुछ ज्यादा जज चाहिए ताकि वो पूरी बेंच बना सके सुनने के लिए केस। और एक रूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम नंबर 1 अलग है, कोर्ट रूम 2 अलग है, 3 अलग है, सब में अलग अलग केसेस सुने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, तो सब में कोरम होना जरूरी है। कोरम का मतलब है वो मिनिमम स्ट्रेंथ जिसकी प्रेजेंस में कोर्ट का कोई सेशन स्टार्ट हो। ठीक है, कोरम का मतलब है मिनिमम स्ट्रेंथ। ऐसे मैं कहने लगूँ तुमसे कि 10 बच्चे आएंगे, 10 बच्चे की कोरम होगी जब पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कोरम का मतलब है वो मिनिमम स्ट्रेंथ, यानी कि इतने आएंगे तो ही सेशन हमारा चल पाएगा। ठीक है, समझ आया कोरम क्या होता है, कि मिनिमम वो बंदे जिनकी प्रेजेंस में वो सेशन चल जाए। ठीक है, तो अगर वो कोरम नहीं बन रहा है तो प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं जज। ठीक है, उस समय के लिए। लेकिन इसमें लिखा हुआ बेटा एड एच ओ सी। एड एच ओ सी का मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होंगे, तो वे वाले जज आ जाएंगे, दूसरे वाले जो जिन्हें नियुक्त करना है, जो असली नियुक्ति है असल में वो हो जाएगी, उन्हें हटा दिया जाता है। हाँ, टेम्परेरी। हाँ, ये तुमने वर्ड सही यूज किया, ये टेम्परेरी होता है, अस्थायी। ठीक है, तो एडोचोसी प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 1828, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग। ये नॉर्मल है कि कोई भी क्वालिफाइड जज जो है वो सिट कर सकता है और आ सकता है उसमें कोर्ट में, और बाय द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और 129 में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरी पावर है कि किसी को भी पनिश तक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट के लिए भी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का किसी ने ऑर्डर नहीं माना, ठीक है, और बाहर जाके कहता है हम नहीं मानते ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घर खाली करवा दो। ठीक है, हाँ, मतलब केस हो गया, उन्होंने कह दिया घर खाली करना है, उस बंदे ने घर खाली नहीं किया, ठीक है, और जाके केस हो गया कि आपने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसने तो घर खाली नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश करेगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से होता है। वो फिर ऐसा होता है कि फिर उसमें कोई किसी की कितनी भी अप्रोच हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कंटेम्प्ट का लगा ना केस, सुप्रीम कोर्ट का केस लगा, तो जमानत भी जब्त हो जाती है। मतलब अगर एडवोकेट ने भी कह दिया ना, जैसे खड़े हम कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, आपने तो हमारे साथ, हम सामने खड़े होकर ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं मानते, आपने हमारे साथ गलत किया। कोई एडवोकेट नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि बार काउंसिल से तुरंत लाइसेंस रद्द करवा देते हैं। ठीक है, कंटेम्प्ट होता है वो। मतलब आप उस अथॉरिटी का जजमेंट नहीं मान रहे तो उसकी वैल्यू नहीं कम हो रही है फिर। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूरी अथॉरिटी है अपने आप में, और वो किसी को पनिश तक कर सकता है। ठीक है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम पढ़ेंगे, वो 1971 का एक्ट है, वो इसी में ही ऐड होगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या है।